हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी बात करेंगे। तो आपके मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड का एक मॉडल पेपर। हालांकि ये मॉडल पेपर नहीं है, एक पेपर ही है जो विज्ञान का पेपर है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज की लाइव स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर में क्या होते हैं, 10 पेज होते हैं, 10 पेज होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अपना डालना होगा। यहाँ पे जो भी आपका अनुक्रमांक है 1,50,000 जो भी है वो आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे। इसके बाद नाम डालेंगे और ये पेपर कोड है 2026 का ये पेपर है। बहुत ही मुश्किल से ये पेपर निकाला गया है और इसी पेपर को करने के बाद में आपको 95% का आप स्कोर कर सकते हो इसमें। अगर आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेंगे तो आप 95% का आप बिल्कुल ही तैयार करके बिल्कुल आपको 90% आपकी बन ही जाएगी, ये क्लियर है इस पेपर को आपको करने के बाद। और इसमें जो समय की बात कर लें तो समय जितना दिया है हमें प्यारे बच्चों, तो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। और इसका जो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो होता है वो हमारा 70 नंबर होता है, 70 नंबर का होता है। चलिए अब कुछ इसमें निर्देशांक दिए हैं उनकी बात कर लेता हूँ कि इसको निर्देशांक को आपको पढ़ना है। पेपर जैसे भी आपको मिलेगा तो आपको निर्देशांक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निर्देशांक में सारी चीज़ें साफ साफ लिखी होती हैं। सबसे पहले बोला गया इसमें कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आपके लिए इसका मतलब ये है कि आपको 15 मिनट पहले जो पेपर मिलेगा, इसमें पेपर में 3 घंटा 15 मिनट का पूरा पेपर है, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। अब इसके कुछ निर्देशांक हैं उनकी बात कर लें तो प्यारे बच्चों, पहला जो निर्देशांक है इसमें बोला गया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और पहले निर्देशांक में वही बात बताएगी जो 15 मिनट पहले परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसमें बोला गया प्रश्न नंबर 2 में 2 खंड होंगे, एक आ खंड और एक बा खंड में विभाजित होगा, जिसमें आ खंड में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। और इसमें बोला गया खंड आ तथा खंड बा 3 उपखंडों में ये विभाजित होगा, ठीक है। और इसमें जो खंड आ से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सभी सही क्वेश्चन जो आप बहुविकल्पीय प्रश्न का चयन करेंगे उसमें OMR सीट में आप उसको फिल करना होगा, एक गोला काला करना होगा। तो पूर्ण रूप से आपको गोला काला करना होगा। इसमें कोई वाइटनर वगैरह यूज नहीं होगा, इरेजर नहीं होगा, ठीक है, कोई इरेज नहीं होगा, वाइटनर वगैरह कोई यूज नहीं होगा। तो आप बड़ा संभल के अच्छे तरह से इसको भरिएगा और हर बहुविकल्पीय प्रश्न का आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद इसमें बोला गया कि खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब ये है जो आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए होंगे। और इसमें प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हुए हैं, जो उनके सामने होगा उसका निर्धारित अंक दिया होगा। तो चलिए आइए अब पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो खंड आ को हम खोलते हैं। सबसे पहले खंड आ और इसका उपभाग है 1। तो खंड आ में जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा होगा। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, जब कोई भी दर्पण में आभासी और सीधा और क्या बनता है, प्रतिबिंब से बड़ा बनता है, तो ये क्या बोला जाता है, पी क्या होती है, ध्रुव, ठीक है। पी होगा ध्रुव और मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य फोकस। जो मुख्य फोकस F होता है, ये F जो मुख्य फोकस F है इसके बीच बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों, जो भी बोर्ड परीक्षा में आपको इसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण और लेंस संभव है। अब दर्पण और लेंस की संभाव्यता क्या है ये आपको बताना है। तो जो भी आपने पढ़ा होगा प्रकाशिकी एक नियम है, प्रकाशिकी के नियम के अनुसार ये बताया जाता है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस, जो अवतल दर्पण होता है और अवतल लेंस होता है, दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और इस प्रश्न में दी गई दूरी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ये -15 सेंटीमीटर दी हुई है जो कि ऋणात्मक है। अब ये कैसी है, ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक होगी तो इसलिए इसमें दर्पण और लेंस दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें दर्पण और लेंस का दोनों का प्रयोग होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। ठीक है, दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन है कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, तो जो लेंस हैं आपको देखिए आपको बता दें कि दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस है वो उत्तल लेंस होगा और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तुलना में अधिक उपयोग होगा। किसका, 10 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा, सी ऑप्शन इज राइट होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया जो मनुष्य नेत्र है, मनुष्य नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। अब वह क्या है, देखिए मनुष्य नेत्र में जो आपकी कार्निया होती है इसमें क्या होता है, दृष्टिपटल होता है। तो दृष्टिपटल को अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, इसको हिंदी में दृष्टिपटल और इंग्लिश में से रेटिना कहते हैं। ये तो डी ऑप्शन इज राइट होगा, डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि दो चालक तारों जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात होगा। अब देखिए उत्पन्न जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा को जो हम ज्ञात करेंगे तो ऊष्मा का क्या करेंगे, इसमें एक सूत्र आता है कि दोनों ऊष्माओं का क्या करेंगे, अनुपात, दोनों ऊष्माओं का अनुपात। अब दोनों ऊष्माओं का जो अनुपात है उसको हम लिखेंगे। अब देखिए दोनों ऊष्माओं का अनुपात क्या कहलाता है, इसमें दो अनुपात होते हैं, दोनों ऊष्माओं का अनुपात होता है कि एक होता है HS और एक होता है HP। ठीक है, HSHP, तो इससे बोलते हैं V² अपॉन 2RT और बटे में इसको लिखेंगे HP का जो होता है 2² बटे RT²। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में तो ये गुणा में जाएगा तो आएगा V² बटे 2RT इंटू और R बटे 2B²। तो B² से B² कट जाएगी, R से R कट जाएगा, बचेगा कितना 1/4।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4। 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमको बोला गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं जनित्र को, क्योंकि जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि 7वां क्वेश्चन है। अब 7वें क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सी लंबी विद्युत निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो सही वर्णन करता है, जब किसी भी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय, कोई भी धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को रेखा तार पर केंद्रित सकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखते रहिए, लास्ट तक स्किप ना कीजिएगा। और आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। और इसी तरह से आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराते रहूँगा, मॉडल पेपर लाते रहूँगा और इस तरह से पेपरों को कराते रहूँगा कि 1 बिलियन लाल लिटमस का नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। देखिए लाल लिटमस को, जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देता है, क्या करता है, नीला कर देता। तो ये काम कौन करेगा, ये अगर क्षारीय माध्यम होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा, तब ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। अब क्षार क्या होते हैं, 7+ होता है क्षार। तो इसमें हमको आंसर में दिया 1, बी में दिया 6, 3, 8। तो डी ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि क्षार 7+ होता है तो 8 क्या होगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो क्रिया से गैस निकलती है, तो इसकी हम क्रिया करा के देख ले रहे हैं। Zn प्लस H2SO4। अब जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, तो बोला जाएगा Zn और SO4 क्या होगा, SO4 प्लस H2, है ना। ये क्या होगा, गैस विस्थापित हो जाएगी, यानी कि गैस ये निकल जाएगी। ठीक है, ये गैस क्या है, निकल जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो H2 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन इज राइट होगा। एल्कलाइन का सामान्य रासायनिक सूत्र बताइए। तो एल्कलाइन में क्या होता है, जब एल्कलाइन एक तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ एक कार्बन के साथ त्रिबंध बनाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध बनाता है। ठीक है, ये त्रिबंध बनाता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, यानी कि प्रयोगात्मक समूह आपको बताना। तो एल्डिहाइड का प्रयोगात्मक समूह होता है C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो वो होता है Zn, जिंक और Mg। अब जिंक Mg क्यों करती हैं, क्योंकि धातुएं क्रियाशीलता श्रेणी में
हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं। ये क्या होती हैं? हाइड्रोजन से क्रियाशीलता में ऊपर होती हैं और वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जैसे MgZn दोनों क्या हैं? हाइड्रोजन से अधिक हैं क्रियाशील, इसलिए इसको विस्थापित कर देंगी। और अगर होता कहाँ पे? PbN की प्लेटिनम का और प्लेटिनम, कापर और Hg ये होता, तो ये तीनों क्या होती हैं? इससे कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कीटोन समूह उपस्थित है। तो बेटा निम्न में किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो कीटोन समूह आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन इज राइट है। कीटोन समूह डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, अब क्या उपभाग 3 में आ चुके हैं। ये होगा जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान में हम करेंगे, ठीक है, जीव विज्ञान में हम करेंगे। इसमें बोला गया कि 14 नंबर, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र नहीं है? तो बेटा आमाशय उत्सर्जन तंत्र नहीं है, और पीलिया ये भी नहीं है, इसके बाद हृदय ये भी नहीं है, तो आपका वृक्क डी ऑप्शन इज राइट होगा। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, और विखंडन होने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। विखंडन होने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस, एक चीज़ और बता दें आपको, क्योंकि पायरुवेट अंतिम उत्पाद होता है, ग्लाइकोलिसिस में होता है, और ग्लाइकोलिसिस की अपक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस की अपक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोशिका द्रव्य ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोशिका द्रव्य भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें प्यारे बच्चों आपको बता दें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले गए हैं। जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहते हैं। अब देखिए, नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहेंगे पुनरुद्भवन। इसको दूसरा नाम बताएं तो इसमें कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है। इसको पुनर्जनन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जो कायिका भाग से एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, इसको कहते हैं पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं बीजांड, क्योंकि बीजांड जो होते हैं वो किसमें? बीज में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। और बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं? अंडाणु, है ना, जो अंडाणु होते हैं वो किस में परिवर्तित होते हैं? अंडाणु फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। अंडाणु किस में होते हैं? फल में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे। बोला गया कि DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है, तो वह कहलाता है जीन। अब जीन के से क्या, जो जीन होता है DNA का आवश्यकता होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन कौन है? जो जीन ही देता है। और जीन क्या है? आनुवंशिकता का सबसे छोटी इकाई है जीन। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है बेटा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसमें देखिए बोला गया कि निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। देखिए, कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण है वो मानव निर्मित कृषि भूमि है, ठीक है, ये मानव निर्मित कृषि भूमि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर क्वेश्चन है। आपको बता दूं
कि पादप हार्मोन नहीं है। हमसे बोला निम्नलिखित में पादप हार्मोन्स नहीं है, तो वो पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पादप हार्मोन्स ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। देखिए ऑक्सिन क्या करता है, पौधे की वृद्धि करते हैं। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या कोशिका विभाजन का काम करता है, और ऑक्सिन कोशिका यानी कि जो भी पादप होता है पादप की वृद्धि का कार्य करता है। इसके बाद जेब्रेलिन होता है, ये भी वृद्धि करता है पौधे की और मजबूती देता है। इसके बाद थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है ये मनुष्यों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि में होता है, किसमें, थायराइड ग्रंथि में होता है, और ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। इसके बाद आ चुके हैं वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के प्रतिभाग 1। अब इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन में बोला गया है कि ये देखिए मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका दूसरा पार्ट में इसको पूरा करा दूंगा। एक अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना और वस्तु दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। F/F वाला सूत्र लगाएंगे दर्पण वाला और फोकस दूरी को निकाल लेंगे। इसमें संलग्न चित्र के द्वारा अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। आपको अपवर्तनांक निकालना है, क्योंकि इसका सूत्र लगा लेंगे, ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला गया कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, परंतु पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कौन सा और कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो उसमें आपको फोकस दूरी वाला इसमें भी सूत्र लगा देना। इसके बाद बोला गया 20 डायोप्टर, इसमें फोकस लेंस जो क्षमता होगी, फोकस क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता वाला सूत्र इसमें लगा देना। और इसमें यदि किसी तार के बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसमें समांतर श्रेणी क्रम जोड़ना है। फिर इसमें क्या बोला गया, इसमें प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि किसी परिपथ में 5 एम्पीयर धारा 8 सेंटीमीटर तक प्रवाहित की जाती है, तो इसका समय अंतराल परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ये आपको बताना है। यदि परिपथ में 20 ओम हो तो इससे समांतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। और इसमें बोला गया अथवा में बोला गया, इसमें अगर आप ये नहीं कर सकते तो अथवा में बोला गया कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, इसको स्पष्टीकरण आपको देना है। और इसके में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया चुंबकीय क्षेत्र के स्थिति विद्युत धारा वाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होता है, ये आपको देना। फिर इसके बाद केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में एथेनोइक अम्ल हमने आपको बताया था, 1 क्लोरोप्रोपीन है, ब्यूटेनॉन, ये सारे आपको करना और सभी 1-1 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। इसके संरचना सूत्र लिखना और कुछ नहीं करना आपको। मिश्रित धातु किसे कहते हैं, कापर के 2 प्रमुख मिश्रित धातुओं के नाम भी लिखना आपको। कापर सल्फाइड से कापर धातु की प्रक्रिया की जा सकती है, रासायनिक समीकरण भी देना है। इसके बाद कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां मैंने आपको पहले बता दी थी, जैसे कि उदासीनीकरण पे टिप्पणी आ सकती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आ सकती है और पीएच मान पे आ सकती है। इन तीनों पे आप देख लीजिएगा, ये सब 6 नंबर की हैं, ठीक है। फिर अथवा में दिया है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक रासायनिक समीकरण लिखना होगा। एल्युमिनियम और जल से अपक्रिया करता हुआ, कैल्शियम जल से अपक्रिया करता हुआ, आयरन जल से अपक्रिया करता हुआ। इसके बाद जो पार्ट बच्चा है बेटा वो बायोलॉजी जीव विज्ञान का बच्चा है, इसमें भी कोई कठिन नहीं क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बड़े आसानी से कर लेंगे। काय का प्रवर्धन
काय का प्रवर्धन जैसे कि कलम लगाकर बोना, है ना, जो भी बीज उगने की क्षमता को खो देते हैं इसे हम काय का प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें टिप्पणी आ चुकी है, ये 4 नंबर की हैं। टिप्पणी में आपको बोला गया अंतःमंथन यानी कि सिनेप्स ऑक्सिन हार्मोन्स। ये ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करें, पौधे की वृद्धि करते हैं। सिनेप्सिंग जो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। परतंत्र को परिभाषित कीजिए। तालाब परतंत्र को विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको 4 नंबर को क्वेश्चन दिया। सुपोषी और विषमपोषी पोषण आ गया है। या आप कर सकते हो मानव आहार नाल का विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चन आंसर का पूरा पेपर मैंने आपको मॉडल पेपर समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।